जल या पानी एक आम रासायनिक पदार्थ है और जिसका अणु दो हाइड्रोजन परमाणु और एक ऑक्सीजन परमाणु से बना है। H2O की बात कर रहा हूँ। यह सारे प्राणियों के जीवन का आधार है। पशु पक्षी हों, जीव जंतु हों, मनुष्य हो या पेड़ पौधे हों, हर किसी के लिए पानी जरूरी है। आप लोगों ने अक्सर सुनते हैं ना, जल ही जीवन है। तो भारत में जल प्रबंधन को लेकर क्या व्यवस्थाएं हैं, उन्हीं के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। भारत में जल प्रबंधन की बात हो रही है और आप देखेंगे कि भारत के जल संसाधन गंभीर दबाव में है और सीमित आपूर्ति और असमान वितरण भविष्य की आर्थिक एवं पारिस्थितिक स्थिरता को खतरे में डाल रहा है। वर्तमान जल प्रबंधन रणनीतियां जो भूजल निष्कर्षण और बड़े बांध निर्माण पर बहुत अधिक निर्भर हैं, अस्थिर सिद्ध हो रही हैं। 54% भूजल कूपों में कमी आ रही है और 78% मानसून वर्षा जल बिना उपयोग के समुद्र में व्यर्थ प्रवाहित हो रहा है। देश को वर्ष 2050 तक जल की भारी कमी का सामना करना पड़ेगा, जहां कुल जल खपत उपलब्ध आपूर्ति से अधिक होने का अनुमान है और जिससे व्यापक मांग पक्ष प्रबंधन और जल संरक्षण की दिशा में तत्काल बदलाव की आवश्यकता है। और आप देखिए भारत में जल प्रबंधन के लिए वर्तमान रूपरेखा क्या है, उस पर हम लोग बात करेंगे, जानेंगे। भारत में जल प्रबंधन से संबंधित प्रमुख मुद्दे क्या हैं, उन्हें भी हम लोग देखेंगे, जानेंगे। और उन्नत जल प्रबंधन के लिए क्या उपाय अपनाए जा सकते हैं, उस पर भी हम लोग बात करेंगे। और देखिए, अगर आप लोग स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या किसी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो इस तरह के टॉपिक के बारे में एक सामान्य जानकारी जरूर रखा करिएगा। आंसर राइटिंग आपको करनी है, निबंध आप लिखेंगे, तो जल ही जीवन है, इस पर तो आप देखिए कहीं ना कुछ पूछ ही लेता है। ठीक है, तो भारत में जल प्रबंधन के लिए वर्तमान रूपरेखा क्या है। संवैधानिक प्रावधान ये राज्य सूची का विषय है। जल मुख्य रूप से राज्य का विषय है। 7वीं अनुसूची की सूची 2 की प्रविष्टि 17 जो राज्यों को जल आपूर्ति, सिंचाई, नहरों और जल निकासी पर कानून बनाने की अनुमति देता है। संघ सूची केंद्र का अंतर्राज्यीय नदियों और नदी घाटियों पर अधिकार क्षेत्र है। प्रविष्टि 56 सूची 1 में। संविधान का अनुच्छेद 21 क्या कहता है, मौलिक अधिकार की बात हो रही है संविधान के भाग 3 की। संविधान का अनुच्छेद 21 अप्रत्यक्ष रूप से जल के अधिकार को जीवन के अधिकार के एक भाग के रूप में मान्यता देता है। विधायी संरचना की बात करें तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 जल प्रदूषण को नियंत्रित करता और जल गहन परियोजनाओं के लिए पर्यावरणीय मंजूरी अनिवार्य करता है। जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1974 जल गुणवत्ता मानक स्थापित करता है और प्रदूषण पर दंड का प्रावधान करता है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड CPCB और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड SPCB की स्थापना का प्रावधान करता है। राज्य नदी जल विवाद अधिनियम 1956 यह न्यायाधिकरणों के माध्यम से अंतर्राज्यीय नदी जल साझाकरण से संबंधित विवादों के समाधान की सुविधा प्रदान करता है। संस्थागत तंत्र की बात करें तो जल शक्ति मंत्रालय जल संसाधन और पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय को मिलाकर बनाया गया है। यह जल संसाधन कार्यक्रमों की योजना और कार्यान्वयन की देखरेख करता है। केंद्रीय जल आयोग CWC जल संसाधन विकास और बाढ़ पूर्वानुमान का प्रबंधन करता है। केंद्रीय भूजल बोर्ड भूजल संसाधनों की निगरानी और विनियमन करता है। प्रमुख नीतियों कार्यक्रम की बात करें तो राष्ट्रीय जल नीति 2012 इसके तहत संधारणीय और एकीकृत जल संसाधन का प्रबंधन किया गया। मांग प्रबंधन, जल मूल निर्धारण और सामुदायिक भागीदारी पर बल दिया गया है। जल शक्ति अभियान वर्षा जल संचयन, जल संरक्षण और जल निकायों के पुनरुद्धार पर केंद्रित है। तीव्र जल संकट से जूझ रहे जिलों को लक्ष्य बनाया गया है। जल जीवन मिशन इसका उद्देश्य सभी ग्रामीण परिवारों को कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन उपलब्ध कराना है। अटल भूजल योजना सामुदायिक भागीदारी और मांग पक्ष हस्तक्षेप के माध्यम से भूजल प्रबंधन पर केंद्रित है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना प्रति बूंद अधिक फसल के नारे के साथ कृषि में जल के कुशल उपयोग को बढ़ावा देती है। ये आप देखते हैं जो सरकार की पहले है ना, इनका जरूर उल्लेख किया करिएगा अगर आप लोग कहीं आंसर राइटिंग कर रहे हैं, निबंध लिख रहे हैं, और इन योजनाओं के बारे में याद रखिएगा, इनसे क्वेश्चंस पूछ लेता है। भारत में जल प्रबंधन से संबंधित प्रमुख मुद्दे क्या है। भूजल का अत्यधिक दोहन मुख्य सिंचाई और घरेलू आवश्यकताओं के लिए के कारण भारत के भूजल संसाधनों का अनियंत्रित दोहन हो रहा है। किसानों को निःशुल्क विद्युत उपलब्ध कराने तथा सतही जल संचयन प्रणालियों की अपर्याप्तता के कारण यह निर्भरता और भी बढ़ जाती है, जिसके कारण जल भृतों में गंभीर गिरावट आती है।
निगरानी किए गए 70% कूपों में भूजल स्तर में उल्लेखनीय कमी देखी गई है तथा पंजाब में यह गिरावट प्रति वर्ष 0.49 मीटर की खतरनाक दर से हो रही है। यह देखते हुए कि भूजल 62% सिंचाई और 85% ग्रामीण पेयजल की पूर्ति करता है, इसका क्षरण जल सुरक्षा के लिए एक भयावह खतरा उत्पन्न करता है। पहले आप लोग देखते होंगे कि कुआं खोदते थे या बोरिंग करवाते थे, ट्यूबवेल लगवाते थे ना, तो कम गहराई में ही भी आपको पानी मिल जाता था। अब आप देखते हैं कि और गहरा करना पड़ रहा है, तब जाकर आप देखते हैं कि पानी मिल रहा है, यानी कि भूजल नीचे जा रहा है, घटता जा रहा है। कृषि में जल का अकुशल उपयोग। भारत में लगभग 80% जल का उपयोग कृषि में किया जाता है। बाढ़ सिंचाई जैसी अकुशल सिंचाई पद्धतियां तथा गन्ना और धान जैसी अधिक जल खपत वाली फसलों की खेती जल संकट को बढ़ाती है। महाराष्ट्र और पंजाब जैसे राज्य सूखाग्रस्त होने के बावजूद पर्याप्त विविधीकरण के बिना इन फसलों की खेती जारी रखे हुए हैं। उदाहरण के लिए महाराष्ट्र में लगभग 4% कृषि भूमि पर गन्ना उगाया जाता है, लेकिन इसमें कूपों सहित 71.5% सिंचित जल का उपयोग होता है। गन्ना में पानी का उपयोग ज्यादा किया जाता है ना। शहरी जल कुप्रबंधन। तीव्र शहरीकरण ने जल अवसंरचना को पीछे छोड़ दिया और जिसके परिणाम स्वरूप आपूर्ति मांग में असंतुलन उत्पन्न हो गया और टैंकर के जल पर निर्भरता बढ़ गई है। निम्न स्तरीय शहरी नियोजन के कारण भूजल पुनर्भरण में कमी आई है और जबकि अनुपचारित मल जल शहरी जल निकायों को और अधिक प्रदूषित कर रहा है। बेंगलोर 30 से 40 वर्षों के सबसे गंभीर अनावृष्टि के कारण गंभीर जल संकट का सामना कर रहा है और IISc के एक अध्ययन के अनुसार शहर के जल विस्तार क्षेत्र में 70% की गिरावट आई है और जिससे शहर कावेरी के जल पर बहुत अधिक निर्भर हो गया है। जल प्रदूषण तो औद्योगिक अपशिष्टों, अनुपचारित सीवरेज और कृषि अपवाह के कारण भारत की नदियां एवं झीलें विषाक्त जलाशयों में तब्दील हो रही हैं और प्रदूषण नियंत्रण कानूनों के कमजोर क्रियान्वयन से समस्या और भी गंभीर हो गई है। व्यापक साफ सफाई प्रयासों के बावजूद अधिकांश अंतरराज्यीय सीमाओं पर गंगा नदी का फैकल कॉलीफॉर्म स्तर स्वीकार्य स्तर से 3 से 12 गुना अधिक पाया गया है। CPCB ने 351 प्रदूषित नदी खंडों की पहचान की है, जिनमें यमुना सबसे अधिक प्रभावित है, जहां दिल्ली का 80% से अधिक अनुपचारित सीवरेज जल प्रवाहित होता है। यानी कि आप देखिए, जो गंदा जल होता है ना, इन्हीं नदियों में गिरा दिया जाता है। जलवायु परिवर्तन और परिवर्तनशीलता। जलवायु परिवर्तन बाढ़ और सूखे जैसे जल संबंधी आपदाओं को तीव्र कर रहा है और जिससे जल की उपलब्धता अस्थिर हो रही है। हिमालय में अनियमित मानसून पैटर्न और बढ़ती हिमनद पिघलने से मौसमी जल संकट बढ़ता है। वर्ष 1997 के बाद से भारत के सूखाग्रस्त क्षेत्र में 57% की वृद्धि हुई है, जबकि वर्ष 2012 के बाद से भारी वर्षा की घटनाओं में लगभग 85% की वृद्धि हुई है। इसरो हमारी अंतरिक्ष एजेंसी है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहा हूँ। 15 अगस्त 1969 में स्थापना हुई थी। बेंगलोर कर्नाटक में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। इसरो के अध्ययन से पता चलता है कि हिमालय के लगभग 75% ग्लेशियर खतरनाक दर से पीछे हट रहे हैं। अंतर्राज्यीय जल विवाद। नदी जल आवंटन पर संघर्ष सहकारी जल प्रबंधन को बाधित करते हैं और क्षेत्रीय तनाव को बढ़ाते हैं। ये विवाद पर्याप्त पारदर्शी डेटा साझाकरण और प्रभावी संस्थागत तंत्र की कमी के कारण उत्पन्न होते हैं। कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच कावेरी जल विवाद बढ़ सकता है। अपशिष्ट जल पुनर्चक्रण का पर अपर्याप्त ध्यान। भारत के अपशिष्ट जल पुनर्चक्रण प्रयास अपर्याप्त हैं, जिसके कारण एक मूल्यवान संसाधन की बर्बादी हो रही है और जिसका कृषि या उद्योग के लिए पुनः उपयोग किया जा सकता है। उदाहरण के लिए इजराइल अपने 90% अपशिष्ट जल का पुनः उपयोग करता है, जबकि भारत में यह आंकड़ा 30% से भी कम है। जबकि शहरी भारत में प्रतिदिन 72,368 मिलियन लीटर सीवरेज अवशिष्ट उत्पन्न होता है, केवल 28% का ही उपचार और पुनः उपयोग किया जाता है। अप्रभावी जल प्रशासन। खंडित संस्थागत संरचना और अतिव्यापी अधिकार क्षेत्र समन्वित जल प्रबंधन में बाधा डालते हैं। नीतियां प्रायः अल्पकालिक चुनाव लाभ को प्राथमिकता देती हैं। चावल और गन्ना जैसी अधिक जल की खपत वाली फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रोत्साहन निःशुल्क या सब्सिडी वाली बिजली व्यवस्था के साथ मिलकर जल की कमी की चुनौतियों को बढ़ाते हैं। जल नीतियों के अपर्याप्त क्रियान्वयन और निम्न स्तरीय प्रशासन के कारण भारत में जल गुणवत्ता सूचकांक में 120वें स्थान पर है हम लोग। मानसून पर अत्यधिक निर्भरता। कृषि और पेयजल आपूर्ति के लिए मानसूनी वर्षा पर भारत की निर्भरता इसे अनियमित वर्षा पैटर्न के प्रति संवेदनशील बनाती है, जो जलवायु परिवर्तन के कारण और भी बदतर होती जा रही है।
वर्षा जल संचयन की निम्न स्तरीय अवसंरचना इस निर्भरता को और बढ़ा देती है। भारत के लगभग 61% किसान वर्षा आधारित कृषि पर निर्भर हैं और कुल फसल क्षेत्र का 55% भाग वर्षा आधारित कृषि के अंतर्गत आता है। अगर बरसात अच्छी हो गई तो अच्छी फसल हो जाती है, बरसात नहीं हुई तो बर्बाद हो जाते हैं किसान। जल निजीकरण और व्यवसायीकरण। जल संसाधनों के बढ़ते निजीकरण ने असमान पहुंच उत्पन्न कर दी है, जिसके कारण गरीब समुदायों को प्रायः अधिक कीमत चुकानी पड़ती है। कई दूरदराज के क्षेत्रों में निजी जल टैंकर आपूर्ति पर हावी हैं, अत्यधिक दरें वसूलते हैं। उदाहरण के लिए टैंकर माफिया मुंबई में जल कारोबार से सालाना 8,000 से 10,000 करोड़ रुपए कमाता है और जिससे लोगों पर प्रतिकूल असर पड़ता है। आर्द्रभूमि और उनकी जल धारण क्षमता का ह्रास। भारत की आर्द्रभूमियां जो भूजल पुनर्भरण बाढ़ शमन के लिए आवश्यक हैं का शहरीकरण, कृषि एवं औद्योगिक गतिविधियों के कारण ह्रास हो रहा है। आप देखते हैं कि कहते थे कि जल दान सबसे बड़ा दान होता है, किसी को जल पिला दें तो बहुत अच्छी बात होती है। अब शहरों में देख लीजिए, जल पीने के लिए हमें पैसा देना पड़ता है। रेलवे स्टेशनों पर आप लोगों ने देखा होगा। पिछले 30 वर्षों में भारत में लगभग प्रत्येक 5 में से 2 आर्द्रभूमि ने अपना प्राकृतिक अस्तित्व खो दिया, जबकि 40% जल निकायों ने जलीय जीवों के अस्तित्व के लिए गुणवत्ता खो दी है। उदाहरण के लिए मणिपुर में लोकटल झील, जो एक रामसर स्थल है, के अस्तित्व में कमी आने का खतरा है। जल पारिस्थितिकी तंत्र पर रेत खनन का प्रभाव। नदी जल से अवैध रेत खनन प्राकृतिक जल प्रवाह को बाधित करता है, जल वृत्तों को नष्ट करता है और जलीय आवासों को नष्ट करता है, और जिससे जल की कमी और पारिस्थितिक असंतुलन बढ़ता है। भारत में प्रतिवर्ष 500 मिलियन टन रेत निकाली जाती है। अत्यधिक रेत खनन के कारण यमुना नदी की जल धारण क्षमता कम हो गई, जिससे गैर मानसून महीनों में प्रवाह में कमी आ रही है। अब उन्नत जल प्रबंधन के लिए क्या उपाय अपनाए जा सकते हैं? भूजल विनियमन लागू करना। भारत को भूजल निष्कर्षण पर विनियमन को सुदृढ़ करना चाहिए, विशेष रूप से अति दोहित क्षेत्रों में, तथा भूजल पुनर्भरण प्रणालियों को अपनाने को बढ़ावा देना चाहिए। प्रभावी क्रियान्वयन समुदाय नेतृत्व वाली पहलों और उद्योगों बरकिसी के लिए अनिवार्य जल लेखा परीक्षा ऑडिट के माध्यम से किया जा सकता है। पारंपरिक जल संचयन प्रणालियों को पुनर्जीवित करना। पारंपरिक जल प्रणालियों जैसे कि बावड़ियों, टैंकों और जोहड़ों का पुनर्भरण विशेष रूप से शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रों में स्थायी जल उपलब्धता सुनिश्चित करता है। राजस्थान के तरुण भारत संघ एनजीओ ने राजस्थान राज्य में 11 नदियों का कायाकल्प और पुनरुद्धार किया है, और जिससे भूजल पुनर्भरण में सुधार हुआ है, जो एक मॉडल के रूप में कार्य कर सकता है। अब देखिए, बरसात हो रही तो उसे पानी को रोकिए, और जब वो पानी रुकेगा तभी तो जमीन में जाएगा। ड्रिप और सूक्ष्म सिंचाई को बढ़ावा देना। ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणालियों को अपनाने से कृषि में जल उपयोग दक्षता 70% तक बढ़ सकती है, जिससे जल की बर्बादी कम होती है और जल संरक्षण होगा। गन्ने की खेती में ड्रिप सिंचाई के लिए महाराष्ट्र का अधिदेश एक आदर्श के रूप में काम कर सकता है। शहरी जल अवसंरचना को सुदृढ़ बनाना। शहरी जल पाइपलाइनों, रिसाव पहचान प्रणालियों और स्मार्ट मीटरिंग का आधुनिकीकरण करके गैर राजस्व जल ह्रास को बहुत हद तक कम किया जा सकता है। शहरी परियोजनाओं के लिए वर्षा जल संचयन और अपशिष्ट जल पुनर्चक्रण को अनिवार्य बनाने से जल संसाधनों में वृद्धि हो सकती है। उदाहरण के लिए बेंगलोर जैसे शहर, जहां जल आपूर्ति का एक बड़ा हिस्सा NRW के कारण नष्ट हो जाता है, सिंगापुर के स्मार्ट जल प्रबंधन मॉडल से लाभान्वित हो सकते हैं। और ये आप देखते हैं कि जल प्रशासन को बढ़ावा देना। तो भारत को एक एकीकृत जल प्रशासन ढांचे की आवश्यकता है, जो जवाबदेही सुनिश्चित करने और नौकरशाही विलंब को कम करने के लिए केंद्रीय एवं राज्य नीतियों को एकीकृत करे। नीति आयोग का समग्र जल प्रबंधन सूचकांक प्रदर्शन आधारित प्रोत्साहनों के लिए एक रोड मैप प्रस्तुत करता है। योजना आयोग को प्रतिस्थापित करके आया था नीति आयोग 2015 में। शहरों को स्पंज शहरों में रूपांतरित करना अमृत मिशन का एक प्रमुख लक्ष्य है, और इसे ईमानदारी से क्रियान्वित किया जाना चाहिए, न कि कागजी रूप तक ही सीमित कर छोड़ दिया जाना चाहिए। राष्ट्रीय जल नीति 2012 शासन और वित्त पोषण संबंधी समस्याओं के कारण अपने लक्ष्य हासिल नहीं कर पाई है। पर्याप्त वित्त पोषण के साथ भी केंद्रीकृत जल प्रबंधन महत्वपूर्ण है। फसल विविधीकरण को प्रोत्साहित करना। तो किसानों को धान और गन्ना जैसी अधिक जल खपत वाली फसलों के स्थान पर कदन, दलहन और तिलहन की खेती करने के लिए प्रोत्साहित करने से कृषि में जल की मांग कम हो सकती है तथा उत्पादकता में सुधार हो सकता है। इस बदलाव के लिए वित्तीय प्रोत्साहन और सुदृढ़ बाजार संबंध महत्वपूर्ण है। हरियाणा में मेरा जल मेरी विरासत योजना वैकल्पिक फसलों को बढ़ावा देती है, एक मॉडल के रूप में काम कर सकती है। अंतर्राष्ट्रीय कदन वर्ष 2023 के दौरान कदन को आप देखते हैं कि बढ़ावा देने में भारत की नीति ने इन जल कुशल फसलों की क्षमता पर प्रकाश डाला है।
ये अपशिष्ट जल उपचार और पुनः उपयोग को बढ़ावा देना। अपशिष्ट जल उपचार के बुनियादी अवसंरचना में निवेश करके शहरी सीवरेज को कृषि उद्योग एवं भू निर्माण के लिए उपयोगी जल में परिवर्तित किया जा सकता है, जो कि सर्वोच्च न्यायालय के एमसी मेहता बनाम भारत संघ के निर्णय पर आधारित है। चेन्नई अपने उपचारित अपशिष्ट जल का 20% औद्योगिक अनुप्रयोगों के लिए पुनः उपयोग करता है। यह एक आदर्श के रूप में काम कर सकता है। और सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो हमारी सर्वोच्च अदालत है, संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात की गई है। 28 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। जलवायु परिवर्तन के प्रभाव से निपटना। बाढ़ के मैदानों, तटबंधों, भंडारण जलाशयों जैसे जलवायु अनुकूल बुनियादी अवसंरचना का निर्माण करके बाढ़ एवं सूखे जैसे चरम मौसमी प्रभाव को कम किया जा सकता है। जल ग्रहण क्षेत्रों में वन रोपण से जल चक्र स्थिर होता है। असम की जलवायु अनुकूल ब्रह्मपुत्र एकीकृत बाढ़ और नदी तट अपर्दन जोखिम प्रबंधन परियोजना एक मॉडल के रूप में काम कर सकती है। डिजिटल जल प्रबंधन का विस्तार। आईओटी सेंसर, सैटेलाइट इमेजिंग व एआई जैसी डिजिटल तकनीकें जल निगरानी को बेहतर बना सकती हैं, सिंचाई दक्षता में सुधार ला सकती हैं और रिसाव को कम कर सकती हैं। इन संसाधनों के माध्यम से ससमय निर्णय लेने से पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ती है। इजराइल की राष्ट्रीय जल कंपनी मैकोरोट एआई संचालित जल गुणवत्ता निगरानी स्थापित कर रही है, जो एक मानक स्थापित कर रही है। आदि भूमियों का संरक्षण पुनर्स्थापना। आदि भूमियां प्राकृतिक जल शोधक और भंडारण प्रणालियों के रूप में कार्य करती हैं, लेकिन शहरीकरण एवं अतिक्रमण के कारण इनकी संख्या में तेजी कमी आ रही है। छीड़ हो चुकी आद्य भूमि का पुनर्भरण करने से जल की गुणवत्ता में सुधार हो सकता है। जल भृतों को पुनः पूरित किया जा सकता है। यह मिर्जा आबिद बेग बनाम उत्तर प्रदेश राज्य में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले पर आधारित है, जहां सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि राज्य का संवैधानिक कर्तव्य है कि वह न केवल राज्य के भीतर जल निकायों की रक्षा करे, बल्कि उन जल निकायों का पुनर्भरण भी करे। एरोबिक अवशिष्ट जल उपचार के लिए बेसिन उपलब्ध कराकर ईस्ट कोलकाता वेटलैंड्स प्रतिदिन शहर के 910 मिलियन लीटर अनुपचारित सीवरेज को प्राकृतिक रूप से पुनर्चक्रित करता है। निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहित करना। जल अवसंरचना में निजी क्षेत्र का निवेश जैसे विलवणीकरण संयंत्र, अवशिष्ट जल उपचार, स्मार्ट जल प्रबंधन सार्वजनिक प्रयासों का एक पूरक हो सकता है। स्पष्ट विनियमन और सार्वजनिक निजी भागीदारी पीपीपी सफलता की कुंजी है। गुजरात में पीपीपी मॉडल के तहत विकसित नर्मदा विलवणीकरण संयंत्र एक आदर्श के रूप में काम कर सकता है। अंतर्राज्यीय जल संधि की रूपरेखा विकसित करना। भारत को अंतर्राज्यीय जल विवादों के प्रबंधन और साझा संसाधनों के न्याय संगत वितरण को सुनिश्चित करने के लिए सुदृढ़ कानूनी एवं संस्थागत तंत्र स्थापित करना चाहिए। मध्यस्थता, डेटा पारदर्शिता और सहयोगात्मक समझौते आवश्यक हैं। कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण ने मिश्रित परिणाम दर्शाए हैं, लेकिन पारदर्शी डेटा साझाकरण तंत्र इसकी प्रभावशीलता में सुधार कर सकता है। सिंधु जल संधि मॉडल कृष्णा और गोदावरी जैसे अंतर्राज्यीय नदियों के लिए समान ढांचे को प्रेरित कर सकता है। और आप देखते हैं कि विभेदक जल मूल्य निर्धारण की शुरुआत। कृषि और औद्योगिक और घरेलू उपभोक्ताओं के लिए स्तरीकृत जल मूल्य निर्धारण से अपव्ययी प्रथाओं को हतोत्साहित किया जा सकता है, जबकि कमजोर आबादी के लिए पहुंच को सब्सिडी दी जा सकती है। चीन के जल मूल्य निर्धारण सुधारों से पता चलता है कि नीति सुधार से अल्पावधि में वार्षिक आवासीय जल मांग में 3 से 4%, दीर्घ अवधि में 5% की कमी आई है। तो यही कहानी है जल प्रबंधन की। आप लोग क्या सोचते हैं? अपनी राय आप लोग जरूर दीजिएगा, ठीक है। अब मेरे लिए कोई सवाल हो, आपका सुझाव हो तो आप लोग बता सकते हैं। धन्यवाद।